नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकने के सिद्धांत क्या हैं। तो उन सिद्धांतों के अंतर्गत हमने जो पहला सिद्धांत पढ़ा था वो सिद्धांत वायु के वेग को कम करना। दूसरा जो सिद्धांत हमने पढ़ा, मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना। तथा तीसरा, मृदा को नम बनाए रखना। तो ये जो तीन जो सिद्धांत हैं जो कि मृदा के क्षरण को रोकने के लिए अपनाए जाते हैं, वायु के द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को रोकने के लिए इन सिद्धांतों को जब हम फॉलो करते हैं तब हम उस स्थान विशेष की मृदा को क्षरण होने से बचा सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि मृदा का क्षरण होता किससे? प्राकृतिक शक्ति के रूप में जो मृदा को उड़ाकर ले जाने वाली शक्तियां हैं, जैसे वायु, और दूसरी शक्ति है जल। तो वायु के वेग को कम करना। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम वायु के वेग को कैसे कम करें, क्योंकि वायु का वेग जो है वो अपने आप तो कम हो नहीं सकता। तो वायु के वेग को कम करने के लिए हम हमारे खेत के चारों तरफ क्या करें, जो है वृक्षों की पट्टियां लगाएं, जो कि वायुरोधी वृक्ष हैं उनकी पट्टियां लगा करके हम क्या कर सकते हैं कि वायु के वेग को कम कर सकते हैं। और खेत के चारों तरफ हम बाड़ बना सकते हैं, खेत के चारों तरफ हम मेड़ बना सकते हैं, खेत के भीतर आने जाने के जो रास्ते हैं वहाँ पर हम मेड़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से वायु का जो वेग है, जो प्रचंड वेग है, वो उन वायुरोधी वृक्षों की पट्टियों के संपर्क में आने से उस वेग में कमी की जा सकती है। तो वायु के वेग को अगर हम कम कर दें तो मृदा का जो क्षरण है, जो वायु के द्वारा होता है, उसकी मात्रा में काफ़ी इजाफा किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और हमारे पास में यह सिद्धांत, सबसे पहले हम इसी को लागू करते हैं कि हम वायु के वेग को किसी ना किसी तरीके से क्या करें, उसको कम करें। दूसरा जो सिद्धांत हम पढ़ा हमने कि मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना। यानी कि आपके खेत की जो मिट्टी है, उस खेत की मिट्टी के अंदर जो भी कण हैं, अगर वो हल्के हैं, अगर वो कण आपस में चिपके हुए नहीं हैं, अगर वो कण स्वतंत्र हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो कण हल्के होंगे, बारीक होंगे और आपस में चिपके हुए नहीं होंगे, उनके कणों के बीच में जो रंध्रावकाश है उनकी संख्या 50% होनी चाहिए। इसके अलावा 25% जो है मृदा जल की मात्रा होनी चाहिए, 25% मृदा वायु की मात्रा होनी चाहिए, और 5% हम रंध्रावकाशों के अंदर बात करें तो कार्बनिक पदार्थ और जो जीवांश पदार्थ उसकी मात्रा होनी चाहिए। अगर ये मात्रा उस मृदा कण समूह के भीतर मौजूद नहीं होगी तो ऐसे में ये कण क्या होंगे, नमी रहित हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे, और वायु के प्रचंड वेग के द्वारा इन कणों को एक स्थान से उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होगा। इसलिए हम क्या करें कि जो भी हमारे खेत की मिट्टी है, उस मिट्टी को समय समय पर उसकी भौतिक दशा की हम जांच करते रहें। उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए उस मृदा के कणों के भीतर हम खाद, उर्वरक की जो उचित और पर्याप्त मात्रा जो है वो हम मृदा की तैयारी के समय उसके अंदर मिलाते रहें। इस प्रकार से उस खेत के अंदर क्या होगा कि मृदा के जो कण हैं, उस कण समूहों का जो आकार है वो बढ़ेगा। यानी मृदा की जो संरचना है, जो उसका गठन है,
वो सुधरेगा और उसकी भौतिक दशा सुधरेगी। मृदा के उपजाऊपन को हम बढ़ा सकते हैं। जब मृदा कण समूह का आकार बड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन में वायु के द्वारा इन कणों के समूह को आसानी से उड़ाकर ले जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इन कणों के समूह के रूप में इन मृदा को बांधे रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं, जो कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है और जो भी उर्वरक है, उन उर्वरकों का क्या करेंगे, हम इसके अंदर सही तालमेल के रूप में इसको मिलाते रहेंगे। तो मृदा के कणों की संरचना को सुधारने के लिए, उनके मृदा कण समूहों का आकार बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर जीवांश और कार्बनिक पदार्थों को हम ऐड कर सकते हैं, जिससे मृदा के कण क्या होंगे, भुरभुरे हो जाएंगे और उसके अंदर जो नमी है, जो इन खाद के कारण, जो जैविक खाद है उसके कारण ये मृदा के कणों के भीतर जो है नमी लंबे समय तक बनी रहती है। कार्बनिक पदार्थ नमी को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, तो जितना ज़्यादा मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ होगा उतना ही उसके अंदर सूक्ष्म जीवी अपघटन के द्वारा ये पदार्थ विघटित होकर के पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम होंगे। तीसरी बात हम जो सिद्धांत काम में लेते हैं वो सिद्धांत है मृदा को नम बनाए रखना। यानी कि हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपके खेत के अंदर जो भी मृदा है उस पर समय समय पर हम क्या करते रहें, नमी की कमी को पूरा करने के लिए हम कृत्रिम रूप से जल प्रदान करते रहें, अर्थात हम सिंचाई करते रहें। और जब मृदा में नमी की कमी हो जाती है तो ऐसे में मृदा के कण जो हैं, जो शीर्ष मृदा होती है, वो कण स्वतंत्र हो जाते हैं और वायवीय वेग के द्वारा इन कणों को आसानी से उड़ाकर ले जाया जा सकता है। और ये कण जो हैं वो वायु के द्वारा लंबी दूरी तय कर लेते हैं। कणों के आकार की जो हमने कल बात पढ़ी थी कि 0.1 से लेकर के 0.5 तक mm के व्यास के जो कण होते हैं उनमें उच्छलन पाया जाता है, ठीक है। और 0.1 mm व्यास के जो कण हैं उनमें निलंबन पाया जाता है और 0.5 mm से अधिक व्यास के जो कण हैं उनके अंदर सतह सर्पण पाया जाता है। तो ये क्रिया जब नमी उसके अंदर बरकरार बनी रहेगी, नमी को मेंटेन करके रखेंगे, मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे, तो इस सिद्धांत के आधार पर हम वायु द्वारा मृदा के क्षरण को रोकने में सक्षम हो पाएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों सिद्धांतों को हम विस्तार पूर्वक हम समझ चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत अपनाने के बाद में हमें ऐसी कौन सी विधियों को अपनाना चाहिए, ऐसी कौन सी क्रियाएं या ऐसे कौन से उपाय करें हम कि जिनके द्वारा इन क्रियाओं को अपनाने के बाद में वायु द्वारा जो मृदा का क्षरण होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और सबसे पहली बात आती है कृषि क्रियाओं की। तो कृषि क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां किसी खेत के अंदर जब हम फसल को बोते हैं तो फसल को बोने से लेकर उसकी परिपक्व होने पर जब हम उसकी कटाई करते हैं, यानी कि मृदा की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक का जो समय होता है, उस दौरान हम जो भी क्रियाएं खेत के अंदर करते हैं, मिट्टी के अंदर जो भी हम खाद और उर्वरक मिलाते हैं, तो उसके द्वारा मृदा का क्षरण को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो कृषि क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हमारे खेत की जो मिट्टी है उस मिट्टी की हम क्या करें, जो जुताई है उस जुताई को हम क्या करें, 2 से 3 बार गहरी जुताई करें और जुताई करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पाटा फेर देते हैं ताकि उसके अंदर उपस्थित जो नमी है वो बनी रहे। और मिट्टी के अंदर हम समय समय पर हम क्या करते हैं, जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिलाते रहते हैं। उसमें खाद और उर्वरक की मात्रा को उचित अनुपात के अंदर, उचित मात्रा के अंदर उचित संतुलन बनाए रखने के लिए उसको अंदर मिलाते रहते हैं। और जो निराई है, गुड़ाई है, ये क्रियाओं के द्वारा हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं। और खेत के अंदर हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि हम हरी खाद जो है उसको मिलाएं। लेकिन हरी खाद केवल उन्हीं क्षेत्रों के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर पानी की मात्रा पर्याप्त हो, क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी और ऐसे क्षेत्र जहां पर
वनस्पति कम है या जल स्रोतों का अभाव है, जहाँ सिंचाई का पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है, तो उन स्थानों पर हम क्या है, हरी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हम हरी खाद का इस्तेमाल उन स्थानों पर करते हैं और मृदा की जो संरचना है, जो उसका गठन है, उसकी भौतिक दशा को सुधारने के लिए, उसकी उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए हम क्या करें, उसमें हरी खाद का इस्तेमाल करें। जब हम हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये हरी खाद को निर्मित करने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे हमने खेत के अंदर मूंग मोट की फसल बो दी, मूंग है, मोट है, उड़द है, ऐसे पौधे जो दलहनी कुल के पौधे हैं, उन पौधों को क्या कर दिया जाता है, उसके अंदर बो दिया जाता है। और बोने के बाद में जब ये फसल की जो कायिक प्रावस्था होती है, जननिक प्रावस्था आने से पूर्व में ही हम क्या करते हैं, खेत की हम जुताई करके उन पौधों को उस मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। जब मिट्टी के अंदर ये हरे पौधे दब जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये धूप के संपर्क में न आने की वजह से इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो नष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन सूक्ष्म जीवी अपघटन के द्वारा ये पदार्थ जो है वो खाद के अंदर तब्दील हो जाता है। लगभग 21 दिन के अंदर क्या हो जाता है, ये खाद निर्मित हो जाती है और मृदा के भीतर जो उसकी दशा को सुधारने की, क्योंकि कण अगर स्वतंत्र होंगे, उनके बीच में जो चिपकाव है, जो सतह आकर्षण बल है, उन कणों को आपस में बांधे रखने के लिए ये पदार्थ क्या करते हैं, एक प्रकार से उन कणों को चिपकाए रखने में, जोड़ने में, बांधे रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए कार्बनिक पदार्थ और जीवांश पदार्थ जो है वो मृदा के कणों के भीतर अगर उपस्थित नहीं होता तो नमी को बनाए रखना हमारे लिए संभव नहीं रहता है। इसलिए हम समय समय पर क्या करते रहते हैं, कृषि क्रियाओं के माध्यम से उसके अंदर खाद, उर्वरक की मात्रा, हरी खाद की मात्रा उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। इस प्रकार से हम खेती के अंदर भी हम उचित तालमेल के साथ खेती के सही तरीकों को इस्तेमाल करते हैं ताकि उस भूमि के अंदर क्या बनी रहे, नमी बनी रहे। हम उसके अंदर जुताई करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, कार्बनिक पदार्थ और जीवांश पदार्थ की मात्रा को उसके अंदर समाहित करते हैं। तो ये कृषि क्रियाओं के माध्यम से मृदा के कण जो है वो भारी हो जाते हैं और हवा उसके जल जब सिंचाई की जाती है तो ये पदार्थ क्या करते हैं, नमी को सोख करके रखते हैं और नमी जो है लंबे समय तक उस खेत के अंदर बनी रहती है। अगर ये पदार्थ इनमें से बाहर निकाल दिया जाए और फिर मिट्टी को अगर सिंचित भी कर दिया जाए तो वाष्पीकरण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब कार्बनिक पदार्थ उसमें मौजूद होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या रहेगी, घट जाएगी। और वाष्पीकरण की दर घटने की वजह से क्या होगा कि ये कण जो है नमी खो देंगे, नमी खो करके स्वतंत्र हो जाएंगे और वायु के द्वारा इनका जो क्षरण है वो आसानी से हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मृदा के भीतर जो है वो हम सही मात्रा के अंदर क्या करें, कार्बनिक खाद्य पदार्थ को। और दूसरा, हम मृदा के अंदर जो मल्चिंग करते हैं जिसे अपन पलवार बिछाना कहते हैं, क्या कहते हैं, पलवार बिछाना कहते हैं। और पलवार के द्वारा भी हम उस भूमि के अंदर नमी को बनाए रख सकते हैं। जैसा कि तीसरा सिद्धांत बताया कि मृदा को नम बनाए रखना, तो मृदा को जब हम नम बनाए रखेंगे तो ऐसे में जो वायु द्वारा मृदा का क्षरण है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मल्चिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, खेत को हम आवृत कर देते हैं, आच्छादित कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। और जिस घास फूस, जो पादप अवशेष है, जो पत्तियां हैं, उनको खेत के अंदर बिछा देते हैं और उसके नीचे की जो मिट्टी है उसमें लंबे समय तक नमी को बनाए रखा जा सकता है। दूसरा, हम क्या करते हैं कि जो वायु जो है वो मृदा के सीधे ही संपर्क में ना आए। अगर सीधे ही संपर्क में आएगी तो वायु के द्वारा मृदा का क्षरण होना आसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे वायुरोधी वृक्ष की पट्टियों को हम लगाते हैं। और वायुरोधी वृक्ष की पट्टियों को लगाने के लिए खेत के अंदर हम 3 कतारें बनाते हैं। जो भीतर के अंदर की तरफ जो पहली कतार है उस कतार के अंदर हम क्या कर देते हैं कि बड़े तेजी से वृद्धि करने वाले जो वृक्ष हैं वो लगाते हैं। और जो दूसरी जो कतार है उस कतार के अंदर जो है मध्यम वृद्धि करने वाले वृक्षों को लगाते हैं। और तीसरे जो कतार है, तीसरी जो पंक्ति है, उस पंक्ति के अंदर हम क्या करते हैं कि कम वृद्धि करने वाले पौधों को लगाते हैं या घास कुल के पौधों को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम
वायुरोधी वृक्ष की पट्टियां लगा करके वायु के प्रचंड वेग को हम धीमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और वायु के मृदा को वायु के सीधे ही संपर्क में आने से रोक देते हैं। इस प्रकार से उस खेत की जो मृदा है उसका जो शरण है वायु के द्वारा वो नहीं हो पाता है। तो वायुरोधी वृक्ष पट्टियों के रूप में हम जैसे नीम के वृक्ष लगा सकते हैं, बबूल है, जामुन है, अमलतास है, ऐसे वृक्षों को हम, शीशम है, ऐसे वृक्षों को हम लगा सकते हैं जो वायुरोधी वृक्ष की पट्टियों के रूप में काम करते हैं। तीसरी बात हम करते हैं यहाँ मृदा क्षरण को रोकने के उपाय के अंतर्गत जो तीसरा बिंदु है, मिट्टी के टीलों को आच्छादित रखना। यानी कि सैंड ड्यून्स जो है, जो आसपास जो दोरे हैं, वो दोरे वाली जो मिट्टी है उसके अंदर कण जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और उनके कण क्या होते हैं, बारीक होते हैं, और जिनका जो व्यास है 0.002 mm से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक के आकार के जो कण होते हैं, उनमें से जो मृदा के जो कण है, जो रेत है, तो रेत के कण समांगी होते हैं, एक ही आकार के होते हैं, उनमें नमी को रोके रखने की क्षमता कम होती है क्योंकि इनके अंदर कार्बनिक और जीवांश पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है, और हवा के प्रचंड वेग के कारण क्या होते रहते हैं, इन टीलों की आकृतियां बनती और बिगड़ती रहती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये उड़ करके आसानी से चले जाते हैं। तो हम ऐसे स्थानों को जहाँ पर टीले हैं, रेत के टीले हैं, वहाँ के स्थानों को हम आच्छादित कर दें, उनको ढक दें। तो ढकने से हमारा तात्पर्य ये है कि हम वहाँ पर घास कुल के पौधे लगा दें, ऐसे पौधे लगा दें जो झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, छोटे वृक्षों को हम लगा सकते हैं। तो इन मिट्टी के टीलों को आच्छादित रखने से उस जगह के अंदर वायु द्वारा मृदा का क्षरण कम होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी, चौथा बिंदु जो है इसके अंतर्गत, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृक्ष, झाड़ी, घास लगाना। तो ये जो घास है, जो झाड़ी है, जो वृक्ष है, वो हम उन क्षेत्रों में लगाते हैं जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र यानी कि जीरोफिटिक कंडीशन जहाँ पर है, उन जगह पर हम क्या करते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है, या हम कह सकते हैं कि विषम जलवायु क्षेत्र जहाँ होता है और जहाँ पर औसत वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे उत्तर पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम वृक्ष, झाड़ी और घास लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वृक्ष के रूप में अगर अपन देखें तो जैसे खेजड़ी है, खेजड़ी है जिसका बॉटनिकल नेम है अपने प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो ये वृक्ष जो है, जैसे खेजड़ी है, फोग है, विलायती बबूल है, इजरायली बबूल है, रोहिड़ा है, विलायती बबूल जिसे हम अकेशिया, जूली फ्लोरा कहते हैं, अकेशिया, टिकोमेला स्पीसीज, टिकोमेला एंडुलेटा। तो इस प्रकार से जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की श्रेणी में हम खेजड़ी, फोग, रोहिड़ा और ऐसे वृक्षों को हम क्या करते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर लगाते हैं। जो इन क्षेत्रों में उगने वाले ये वृक्ष जो हैं, इनके पत्तियां क्या होती हैं, जो है वो वाष्पोत्सर्जन की दर करने की क्षमता इनके अंदर कम होती है, इनकी कैनोपी अधिक होती है, और ये कम पानी के अंदर क्या कर सकते हैं,
अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और इसके बाद में जो झाड़ियाँ हैं, जैसे झड़बेरी है, ठीक है ना, जिजीपस रोटेंडिफोलिया है, तो ऐसे वृक्ष, झाड़ी और घास, जैसे सेवण घास है, अंजन घास है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, उन क्षेत्रों के में लगा करके उस क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, हम वनस्पति आच्छादित क्षेत्र बना सकते हैं। और इन वृक्षों को लगाने से वहाँ की मृदा जो है, उनके कण जो है वो बंधे रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे अगर इन्हीं वृक्षों की तादाद हम बढ़ाते चले जाएं या उस जगह पर हम और वृक्ष लगा दें, झाड़ी लगा दें, तो इनके द्वारा होने वाले, यानी कि वायु के द्वारा होने वाले जो मृदा क्षरण है उसको रोकने के लिए वृक्ष, झाड़ी और घास ये अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे बीज। सीड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फसलोत्पादन के पश्चात हम जो उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उसमें सबसे सर्वोपरि अगर किसको रखा गया तो वो बीज है। तो बीज क्या चीज़ है कि किसी पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको परिभाषा के तौर पर हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि जो परिपक्व बीजांड है वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। अगर इसकी वनस्पत अगर हम दूसरी बात करें कि भाई जो पुष्प का जो परिपक्व अंडाशय है, तो परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं, तो फल कहते हैं। पुष्प के परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। तो बीज की हम बात करते हैं, कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि बीज और फल में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो बीज जो है वो परिपक्व बीजांड है, यानी कि जो पुष्पी पादप है, एंजियोस्पर्म की अगर अपन बात करें, जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर पुष्प लगते हैं और उन पुष्पों के अंदर क्या होता है, मादा जनन भाग और नर जनन भाग होता है। तो मादा जनन भाग और नर जनन भाग के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर इनका निर्माण होता है। एक पुष्प के अंदर पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, और जब युग्मकों का संलयन हो जाता है तो उसे निषेचन हो जाता है। निषेचन के उपरांत क्या होता है, बीज बनता है। तो हम एंजियोस्पर्म के केस में देखें तो बीज जो है ये फसल से प्राप्त होने वाला जो फसल उत्पाद है, तो हम बीज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बीज के लिए जो टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती है कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। इसके अलावा हम बीज पौधे के उन भागों को भी कह सकते हैं जो पौधे के, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, या उसका कोई भी भाग जिसके द्वारा जो पौधा, जो नया पौधा विकसित होगा, जो नया पौधा बनेगा, ठीक है ना, वो भाग क्या कहलाएगा, उसके लिए बीज कहलाएगा, ठीक है ना। तो पौधे के वे भाग जिनके द्वारा एक नया पौधा तैयार होता है जो आकारिकी रूप से और आनुवंशिकी रूप से उसी पौधे के समान होता है, तो वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। अब बीज जो है और फल की जब हम तुलना करते हैं तो परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं और परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, फल कहते हैं। अगर अंडाशय के अलावा अगर कोई फल निर्मित होता है किसी अन्य भाग से, तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, ठीक है ना, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि भी बीज
यानी कि हम फसल उत्पादन में सबसे पहले ये बात करते हैं कि फसल उत्पादन का जो मुख्य जो उत्पाद है वो बीज ही है, और बीज के माध्यम से हम आगामी फसलों को बोते हैं। तो हम फसलोत्पादन में सर्वोपरि स्थान किसको देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर किसी को देते हैं तो वो हम किसको देते हैं, बीज को देते हैं। तो बीज उत्पादन हमारे लिए एक प्रकार से सस्य विज्ञान का वो क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आगामी फसलों को बोने के लिए बीज प्राप्त करते हैं, इनकी खेती भी की जाती है, और इन बीजों में से हम उन बीजों की बात करते हैं जो उन्नत किस्म के बीज हैं, क्योंकि हर बीज को हम उन्नत तरीके से क्या नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जो प्रोडक्शन हमें मिलता है, अच्छा प्रोडक्शन, वो उन्नत तकनीक से प्राप्त बीजों से मिल सकता है। और जब उन्नत बीजों की हम बुआई करते हैं तो हमें अधिक पैदावार भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीज की, तो बीज के अंदर कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, यानी कि अगर हम उन्नत बीजों की बात करें तो उन बीजों के अंदर क्या होना चाहिए, उसके कैसे गुण होने चाहिए, ठीक है ना, वो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए या आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, बीजों के अंदर जो ओज है इसे विगल्टी कहते हैं, है ना, तो ये एक प्रकार से उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है ना। बीज का जो उपयोगिता मान है वो कैसा होना चाहिए, बीज की जो वायबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे जो बीज के अंतर्गत उसके उत्तम जो गुण हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम बीज के अंकुरण क्षमता की बात करें तो अंकुरण क्षमता प्रत्येक बीज के अंदर देखें तो अलग अलग किस्म के जो भी बीज हैं, अलग अलग फसलों के जो भी बीज हैं, तो हम ये जांच पड़ताल करते हैं कि भी बीज जो है अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उन बीजों का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, और उन बीजों का जो भौतिक शुद्धता प्रतिशत है वो भी ज्ञात कर लेते हैं, और भौतिक शुद्धता प्रतिशत और उपयोग बीज का भौतिक शुद्धता प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत को ज्ञात करने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, बीजों का उपयोगिता मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बीज अपने आप में क्या करता है, एक प्रकार से उन सारे लक्षणों को, उन सारे गुणों को अपने अंदर संजो करके रखता है। जब उस बीज को बोया जाता है तो उस बीज के अंदर वो सारे लक्षण जो है आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जिससे वो बीज अंकुरित होकर के जो नया पादप बनाएगा तो वो अपने जनकों के समान लक्षण को प्रकट करता है, आकारिकी रूप से और आनुवंशिकी रूप से, ठीक है ना। तो ये बीज जो है, उन बीजों में हम उसकी ओजता की बात करें तो ओजता का मतलब क्या होता है कि जो बीज एकदम क्या हो, स्वस्थ हो दिखने में। अगर हम उस बीज को देखें, है ना, तो उसके अंदर जो प्यूबर्टी है, ठीक है ना, जो उसका कह सकते हैं अपन जवानीपन का जो कह सकते हैं, उसके अंदर जो एहसास है इस तरह का कि वो बीज जो है दिखने में एक कैसा हो, युवावस्था वाला हो, युवापन का उसके अंदर गुण पाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, प्रोडक्शन देगा। बीज ऊपर से कितना होगा, सुगठित होगा, सुगठित होगा, उसका आकार जो होगा वो अंडर साइज नहीं होगा, यानी उसका आकार उपयुक्त आकार होगा, चिकना होगा, और जब उसकी बुआई करेंगे तो वो शीघ्र अंकुरित होकर के शीघ्र नया पादप प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे बीज जिनके अंदर क्वालिटी बेस की बात हम करें तो उनमें विगल्टी का होना बहुत जरूरी है। तो विगल्टी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका हम क्या करते हैं, संकरण करा करके नई किस्म के बीजों को हम तैयार करते हैं, और जो उन्नत बीज होते हैं वो अपने जनकों से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। जिन जनकों से उनको निर्मित किया उनसे भी वो क्या होगा, श्रेष्ठ होता है। ये विगल्टी की बात करें। और भौतिक शुद्धता प्रतिशत की अगर अपन बात करें, भौतिक शुद्धता की बात करें कि जब हम बीजों को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो कलेक्ट किए गए बीजों के अंदर जो कूड़ा कचरा है, कंकड़ पत्थर, घास फूस या अन्य बीजों के साथ में वो मिक्स हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ भौतिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। जब उन बीजों को हम क्या करते हैं, थ्रेसर के माध्यम से जब भूसे को दाने से भूसे को और दाने को अलग किया जाता है, गहाई का कार्य किया जाता है, तो उसमें उन बीजों को भौतिक रूप से
शुद्ध होना जरूरी है, तभी हम उसकी अच्छी गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं और बाजार के अंदर उसका अच्छा मूल्य मिल सकता है। और अंकुरण प्रतिशतता की बात करें, अगर हम 100 बीजों को ले करके भिगो करके